हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एकांकों का समुच्चय वो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है उस थ्योरम को देखा था। और आज के लेक्चर में हम एक नया छोटा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पूर्णांक प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण। पूर्णांक प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण। पूर्णांक प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स of an integral domain integral domain and field integral domain and field। देखो इसकी परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले कि पूर्णांक प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण क्या होता है। पूर्णांक प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण क्या होता है। पूर्णांक प्रांत डी या क्षेत्र एफ का अभिलक्षण। पहले परिभाषा लिखते हैं और फिर इसकी थ्योरम करते हैं। देखो छोटे छोटे टॉपिक है, उनसे रिलेटेड थ्योरम है, इजी है आपके, और एक बार दो बार पढ़ोगे तो आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। पूर्णांक प्रांत डी या क्षेत्र एफ का अभिलक्षण। क्षेत्र एफ का अभिलक्षण, क्षेत्र एफ का अभिलक्षण न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान हो, n कहलाता है यदि n को यदि 1 से गुणा करें तो क्या मिलेगा अपने को, 0। n को यदि 1 से गुणा करें तो अपने को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जहां पे 1 है वो गुणनतात्मक अवयव कहलाता है। जहां 1 गुणनतात्मक अवयव हो, गुणनतात्मक अवयव है, गुणनतात्मक अवयव है। यदि ऐसे n का अस्तित्व नहीं हो, यदि ऐसे n का अस्तित्व नहीं हो, तब यदि मान लो ऐसे n का अस्तित्व विद्यमान नहीं हो, ऐसे n का अस्तित्व विद्यमान नहीं हो, तब पूर्णांक प्रांत का विलक्षण, तब पूर्णांक प्रांत का अभिलक्षण शून्य या अनंत कहलाता है। शून्य या अनंत कहलाता है, शून्य या अनंत कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें तो देखो Z7 + 7 गुणा 7, इसका जो अभिलक्षण होगा वो अपने को क्या मिलेगा, 7 × 1 = 0 मिल जाएगा, और इसका अभिलक्षण क्या मिल जाएगा अपने पास, 7। इसको समझाऊंगा मैं, पहले आप इनको लिख लो और नोट लगा के और लिख लो। नोट लगा के लिखो एक पॉइंट। Z प्लस गुणा का अभिलक्षण, Z प्लस गुणा का अभिलक्षण शून्य या अनंत है, शून्य या अनंत है। क्यों? क्योंकि ऐसा धनात्मक पूर्णांक विद्यमान नहीं है, ऐसा धनात्मक पूर्णांक विद्यमान नहीं है
ताकि n को 1 से गुणा करने पर अपने को क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। n को 1 से गुणा करने पर अपने को क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो देखो कैसे ये परिभाषा है, इन सब को बारे में हम देखते हैं। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो हम पढ़ रहे थे पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। फील्ड पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र दोनों का अभिलक्षण क्या होता है। पूर्णांकीय प्रांत डी या क्षेत्र एफ का अभिलक्षण न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान होना चाहिए ताकि n को 1 से गुणा करने पर क्या मिल जाए, n को 1 से गुणा करने पर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। जहाँ 1 क्या होता है, गुणन तत्समक अवयव होता है। जहाँ 1 क्या होता है, गुणन तत्समक अवयव होता है। यदि ऐसे n का अस्तित्व अपने पास नहीं होता है तब पूर्णांकीय प्रांत का जो अभिलक्षण है वो या तो शून्य होगा या क्या होगा, अनंत होगा। यदि देखो अपने को पास मान लो z एक ऐसा समुच्चय है, देखो जैसे ये समुच्चय देगा आपको, तो Z7 एक ऐसा समुच्चय देगा अपने को, Z7 अपने को एक ऐसा समुच्चय देखा है। इस समुच्चय में दो अवयव अपने को ऐसे मिल जाने चाहिए। एक अवयव ऐसा मिल गया 7, इसको 1 से ऑपरेट कराने पर क्या होता है, 0, क्योंकि देखो 7 × 7 1, ये क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आता है गुणा 7 है यहाँ पे, तो गुणा 7 है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका योग यदि 7 या 7 से अधिक होता है, इसका योग यदि 7 या 7 से अधिक होता है तो हमें क्या करना है, 7 का भाग लगाना है, और 7 का भाग लगाने पर जो शेष फल आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो 7 × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका अभिलक्षण कितना हो जाएगा, 7। ये आपका अभिलक्षण हो जाएगा। ऐसा नंबर मिल जाए ताकि 1 से प्रोडक्ट करने पर अपने को क्या मिल जाना चाहिए, 0 मिल जाना चाहिए, तब वो क्या होता है, उसका अभिलक्षण कहलाता है। तो दोबारा डेफिनेशन देखते हैं, इसमें क्या डेफिनेशन है कि पूर्णांकीय प्रांत डी या क्षेत्र एफ का अभिलक्षण है वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ऐसा विद्यमान हो ताकि n को 1 से गुणा करने पर क्या मिल जाए, अपने को 0 मिल जाए। तब n जो होता है वो इसका क्या कहलाता है, अभिलक्षण कहलाता है। और 1 क्या होता है, यहाँ पे गुणन तत्समक अवयव होता है। ठीक है। अब यहाँ पे यदि मान लो एक ऐसा n का अस्तित्व ही नहीं हो, यदि ऐसा n अपने को नहीं मिल पा रहा है, तब इस पूर्णांकीय प्रांत का जो क्षेत्र का पूर्णांकीय प्रांत का जो अभिलक्षण है वो क्या कहलाएगा, या तो शून्य कहलाएगा या अनंत कहलाएगा। अब जैसे मान लो Z+ है, Z+ गुणा है, उसमें उसका अभिलक्षण या तो शून्य होता है या अनंत होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक ऐसा n धनात्मक पूर्णांक विद्यमान नहीं है ताकि हम उसको n को 1 से गुणा करके क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ये हमने नोट लगा के लिखा है। ऐसा अपने को n नहीं मिल पाता है ताकि हम n × 1 करने पर क्या मिल जाए, अपने को 0 मिल जाए। इसलिए Z+ गुणा का जो अभिलक्षण होता है वो क्या होता है, या तो शून्य होता है या अनंत होता है। अब इस पे प्रमेय लिखते हैं, एग्जाम में आई हुई प्रमेय, यहां से सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण या तो शून्य है। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक प्रांत का विलक्षण या तो शून्य है या अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या होती है। ये आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी में 13 में और 15 में आई हुई है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहाँ से आती है एग्जाम में। देखो दोबारा बता देता हूँ, पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण क्या होता है। पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण होता है कि n × 1 करने पर क्या हो जाए, 0 मिल जाए। एक ऐसा n मिल जाना चाहिए ताकि n × 1 करने पर क्या मिल जाए, अपने को 0 मिल जाए। और वहां जहाँ पे 1 क्या होता है, गुणन तत्समक अवयव होता है। इसको हम कहते हैं अभिलक्षण। यदि मान लो ऐसा n अपने को विद्यमान नहीं है, ऐसा n यदि विद्यमान नहीं है तब हम क्या कहते हैं, ऐसा n यदि विद्यमान नहीं है तो उस पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का जो अभिलक्षण होता है या तो क्या होता है, शून्य होता है या अनंत होता है। इसके एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिखा था, नोट लगा के, कि Z+ गुणा इसका जो अभिलक्षण होता है या तो शून्य होता है या अनंत होता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा n नहीं मिल पाता ताकि हम n × 1 करने पर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। इसलिए पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण जो Z+ गुणा है उसका पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र है उसका अभिलक्षण क्या मिलता है, अपने को 0 या अनंत मिलता है।
तो देखो प्रूफ करते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो माना डी पूर्णांक प्रांत है। अपन ने सबसे पहले तो क्या मान लिया कि डी क्या है, पूर्णांक प्रांत है। डी क्या है, पूर्णांक प्रांत है। माना डी क्या है, पूर्णांक प्रांत है। माना डी का विलक्षण अशून्य संख्या p है। माना डी का विलक्षण, अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है कि पूर्णांक प्रांत का जो अभिलक्षण है या तो शून्य होगा या अभाज्य संख्या होगी। तो अपन ने सबसे पहले मान लिया कि माना डी क्या है, पूर्णांक प्रांत है। तो माना डी का विलक्षण क्या है, अशून्य संख्या p है। कोई अशून्य संख्या मान ली, नॉन जीरो मान लिया, p है। यहाँ तक क्लियर है। तब सिद्ध करना है कि ये जो p होगी वो आपकी कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तब सिद्ध करना है कि p अभाज्य संख्या होगी। p क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अब देखो अभाज्य संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको विरोधाभास विधि सिद्ध करेंगे। इस प्रमेय को क्या करेंगे, विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। तो जब भी किसी प्रमेय को विरोधाभास विधि से सिद्ध किया जाता है उससे पहले हम क्या लिखते हैं, यदि संभव है तो माना। तो लिखेंगे यदि संभव है तो माना। यदि संभव है तो माना p अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे मान लिया कि p क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो p अभाज्य संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है, अर्थात p भाज्य संख्या है। p क्या है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या इसका मतलब दो गुणनखंड मिलेंगे अपने को, p1 और p2। तब p के दो गुणनखंड p1 और p2 होंगे। ताकि p इक्वल टू p1 गुणा p2, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, जहाँ पे p1 की वैल्यू 1 से बड़ी और p से छोटी, और यहाँ पे p2 की वैल्यू भी p से 1 से बड़ी और p2। अब देखो चूंकि क्षेत्र का जो अभिलक्षण है वो क्या है, p है। चूंकि जो इंटीग्रल डोमेन है, पूर्णांक प्रांत है, उसका अभिलक्षण क्या माना था हमने, p माना था। चूंकि d का अभिलक्षण p है, चूंकि d का अभिलक्षण क्या है, p है, तो p है, इसका मतलब परिभाषा से क्या लिख सकते हैं हम इसको, आपको पता है कि अभिलक्षण p है तो n इंटू 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पे अभिलक्षण क्या दे रखा है आपको, p दे रखा है, इसका मतलब p इंटू 1 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं ना भाई। किसी का अभिलक्षण की क्या परिभाषा होती है, जो इंटीग्रल डोमेन होता है उसके अभिलक्षण की क्या परिभाषा होती है, d इंटू n इंटू 1 होता है ना भैया। अभिलक्षण की परिभाषा क्या होती है, n इंटू 1 इक्वल टू 0, ये आपका अभिलक्षण होता है। यहाँ पे p अभिलक्षण है तो p इंटू 1 इक्वल टू 0। एक बार दोबारा भी बताऊंगा थ्योरम को, कोई टेंशन मत लो, आराम से समझते जाओ उसको। तो अब देखो p के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, p1 इंटू p2 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा p1 p2 इंटू 1 इंटू 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो अब इनको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, p इंटू 1 और p2 इंटू 1 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो p1 इंटू 1 इक्वल टू 0, या p2 इंटू 1 इक्वल टू 0, या तो ये 0 या ये 0 होगा। और d जो अपने पास दे रखा है, इंटीग्रल डोमेन दे रखा है, और d इंटीग्रल डोमेन दे रखा है, इसका मतलब क्या है भाई, अपने को d क्या दे रखी है,
इंटीग्रल डोमेन। और इंटीग्रल डोमेन की क्या डेफिनेशन होती है? क्रम विनिमय, तत्समकी और शून्य भाजक रहित वाले। तो यहाँ क्या दे रखा है? डी शून्य भाजक रहित वाले। डी क्या दे रखी है? शून्य भाजक रहित वाले, शून्य भाजक रहित वाले। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो कि डी का अभिलक्षण पी होने का विरोधाभास है। अभिलक्षण पी होने का क्या है? विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्योंकि P1 व P2 P से छोटे धनात्मक पूर्णांक है, P से छोटे धनात्मक पूर्णांक है। अतः P को भाज्य संख्या मानना गलत है। P को भाज्य संख्या मानना गलत है, अर्थात P अभाज्य संख्या है। P क्या है? अभाज्य संख्या। इस प्रकार से पहला पार्ट अपने को सिद्ध हो गया। केस 1 था अपने पास ये। अब केस 2, एक बार पहले केस 2 लिख लेते हैं और फिर उसके बाद में हम इसको वापस समझाते हैं। केस 2 में क्या है? यदि डी का विलक्षण क्या हो? शून्य हो। यदि डी का विलक्षण क्या हो? शून्य है, तब प्रमेय स्वयं सिद्ध होती है। भाई शून्य होती है तब अपने को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, तब प्रमेय स्वतः स्वयं सिद्ध होती है। तो उसमें आपको सिद्ध करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे देखो, अब समझते जाते हैं इस थ्योरम को, और फिर अगले लेक्चर में हम एक थ्योरम और करने वाले हैं, और उसके बाद में हमारा रिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपना टॉपिक चलेगा सब रिंग। तो देखो, सबसे पहले अपनी परिभाषा क्या होती है, इस परिभाषा को ही देखते हैं। पूर्णांक के प्रांत या क्षेत्र का जो अभिलक्षण होता है वो क्या होता है? पूर्णांक के प्रांत या क्षेत्र डी का अभिलक्षण न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ऐसा हो यदि n × 1 करने पर क्या हो जाए? अपने पास 0 आ जाए। तो यहाँ पे n जो होता है वो आपका क्या होता है? पूर्णांक के प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण। यदि ऐसे n का अस्तित्व नहीं होता है, यदि अपने को ऐसा n नहीं मिल पाता है, तब हम क्या कहेंगे कि इसका अभिलक्षण या तो शून्य होगा या इन्फिनिटी होगा। ये चीज हमने लिखी है। यदि ऐसे n का अस्तित्व नहीं होता, पूर्णांक के प्रांत का जो अभिलक्षण होगा वो या तो शून्य होगा या अनंत होगा। एग्जाम्पल देखा था Z7 + 7 × 7। इसमें जो 7 एक अवयव ऐसा है ताकि Z × 7 × 1 करने पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका अभिलक्षण क्या हो जाएगा? अपने पास 7 हो जाएगा। अब देखो Z+ गुणा है, उसका जो अभिलक्षण है वो क्या होता है? 0 या अनंत होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ऐसा n अपने को विद्यमान ही नहीं होता ताकि n × 1 करने पर क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। ये हमने नोट लगा के लिख लिया। अब अपने को क्या करना है? प्रमेय को प्रूव करना है। प्रमेय कहती है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक के प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य होगा या भाज्य संख्या होगी, या तो शून्य होगा या अभाज्य संख्या होगी। यदि मान लो इसका जो अभिलक्षण है वो शून्य होता है, तो शून्य होता है तब तो प्रमेय को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका अभिलक्षण यदि अभाज्य संख्या है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? अब अभाज्य संख्या मानने के लिए क्या करेंगे कि डी है वो पूर्णांक के प्रांत है। डी पूर्णांक के प्रांत होने का मतलब क्या है? क्रम विनिमय वलय है, तत्समकी वलय है और शून्य भाजक रहित वलय। क्योंकि देखो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी तब तक आप उसको कुछ नहीं कर सकते। शून्य भाजक रहित वलय। अब देखो डी का अभिलक्षण हमने क्या मान लिया? अशून्य संख्या कोई पी मान लिया। अब अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो p है वो अभाज्य संख्या होगी, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं? विरोधाभास विधि से सिद्ध कर रहे हैं। किस विधि से सिद्ध कर रहे हैं? विरोधाभास विधि से। विरोधाभास विधि में क्या होता है? जब भी सिद्ध करना होता है तो हमें क्या मानना होता है कि यदि संभव है तो माना p है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो p अभाज्य संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। और भाज्य संख्या होगी तो इसके दो फैक्टर होंगे, P1 और
P2, P1 व P2। P1 व P2, तो P1 इक्वल टू P1 P2, और जहां P1 है वो 1 से बड़ा और P से छोटा, P से छोटा धनात्मक पूर्णांक है P1 और P2। अब चूंकि D का जो अभिलक्षण है वो तो P दे रखा है, और P दे रखा है तो आपको पता है कि P इंटू 1 इक्वल टू 0, तो P के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, P1 P2 इंटू 1, और इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, P1 P2 और 1 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं P इंटू 1 इक्वल टू 0 होगा, या P2 1 इक्वल टू 0। लेकिन P1 और P2 तो क्या है, P से भी छोटे धनात्मक पूर्णांक है, और भाई P1 और P2 क्या है, P से भी छोटे धनात्मक पूर्णांक है, जबकि अपने को अभिलक्षण क्या दे रखा है, P दे रखा है। और परिभाषा क्या होती है अभिलक्षण की, कि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक तो P होना चाहिए, भाई P1 और P2 तो क्या है, छोटे धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब इसका अभिलक्षण क्या होगा, P1 और P2 होगा। लेकिन जो कि D का अभिलक्षण P होने का क्या है, विरोधाभास है। अरे भाई इसका अभिलक्षण इसमें अपने क्या माना है, P माना है। अब अपने पास जो परिभाषा पड़ी है कि n इंटू 1 n है, वो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और जबकि P तो क्या है, ये P1 और P2 तो क्या है, P से भी छोटे धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब इसका अभिलक्षण P ना होकर क्या होगा, P1 और P2। ये तो गलत हो गया, जो कि D का अभिलक्षण P होने का क्या है, विरोधाभास, क्योंकि P1 और P2 तो क्या है, P से भी छोटे धनात्मक पूर्णांक है, अतः P को भाज्य संख्या मानना गलत है। तो P भाज्य संख्या नहीं होगी, तो कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। और यदि इसका अभिलक्षण शून्य है तो प्रमेय स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार से ये प्रमेय सिद्ध होती है। अब अगले लेक्चर में हमारी एक थ्योरम बची है रिंग की, और उसके बाद में टॉपिक स्टार्ट होगा सब रिंग। उसको करने के बाद में हमारा ये यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।